नमस्कार सभी दर्शकों का स्वागत है फिर से हमारे चैनल में। राहुल गांधी जी ने जो मुद्दा पार्लियामेंट में उठाया था, अब उस मुद्दे को लेकर ये पढ़ने में आ रहा है कि किसी ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। लेकिन जिस तरह से वो अपना मुद्दा पकड़े हुए वो अभी भी कायम है। 1-2 दिन पहले तो ये भी नारे लगे सर कि जो उचित है वो समझो या जो उचित है वो डिसाइड करो, इस तरह के भी नारे लगाए कि जो एक लाइन उसमें से ली गई है किताब में से। बट बहुत सारे क्वेश्चंस है सर, बहुत सारे डाउट्स है हमारे मन में या दर्शकों के मन में भी कि जो कुछ भी हुआ उस किताब से जुड़कर उसके कैसे कानूनी रूप में उस पे कुछ कार्रवाई होगी या नहीं होगी, इसके बारे में हम चर्चा ज़रूर करेंगे सर आपके साथ। और इसीलिए आज फिर से हमारे साथ जुड़े हैं हमारे विशेष अतिथि पॉलिटिकल एनालिस्ट देवेंद्र कुमार सर। सर स्वागत है फिर से। धन्यवाद वर्षा जी, आपका और आपके दर्शकों का। सर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और मुद्दे उठ रहे हैं। एक तो ये है कि ये बुक आया कहाँ से उनके पास, राहुल गांधी जो दूसरे दिन बता रहे थे। मतलब पहले तो उन्होंने वो कुछ पेजेस दिखाए थे, फिर बाद में बोला ये मैगज़ीन में से कोट किया और तीसरे दिन सर ये बुक लेकर आए। तो सही में सर ये असली बुक थी या अंदर के पेजेस कोरे थे? ये भी एक वैसे देखने जाए तो इससे पहले जब वो 2024 का जो जनरल इलेक्शन हुआ, लोकसभा इलेक्शन हुआ, तो उस समय और उससे कुछ समय पहले से उन्होंने वो एक लाल किताब संविधान के नाम से लहराना शुरू किया था। फिर किसी ने तो ये बताया था कि ये जो लहराते वो उसके पन्ने तो बिल्कुल कोरे हैं, अंदर कुछ है ही नहीं। तो ऐसा हो सकता है, ऐसा ही होगा, ऐसा हम नहीं कह सकते। क्योंकि देखिए ये अभी वर्तमान में आज अगर आप अमेज़न पे जाएँगी तो अमेज़न ने वो लिंक जो है वो हटा दी। फ्लिपकार्ट पर पहले शायद वहाँ पर वो कवर पेज वगैरह था, तो आप कवर पेज डाउनलोड कर सकते थे। अगर आपने डाउनलोड किया है तो फिर उसे कलर प्रिंट करवाने में आज एआई का ज़माना है तो प्रिंट करवाना, फिर उसको बुक के फॉर्मेट में कर देना, ये कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं कि नहीं हो सकता। और यस। इसमें भी अगर भारत की सबसे पुरानी पार्टी है, कोई पॉलिटिकल पार्टी है, तो उसके लिए तो ये बहुत छोटी बात है कि ऐसा कुछ कर दें। बहरहाल फिर भी ये तो प्रश्न है ही कि राहुल गांधी जो लहरा रहे थे, वो सच में पुस्तक ही थी या पुस्तक के कवर पेज के अंदर कुछ और था? हुँ। क्योंकि उन्होंने और एक चीज़ ये भी है कि जो पुस्तक प्रकाशित ही नहीं हुई, 2023 से अभी भी वो 24 से शायद वो सरकार के सुरक्षा विभाग और रक्षा मंत्रालय और आर्मी इसको रिव्यू कर रहे हैं। तो वो पुस्तक प्रकाशित तो ख़ैर नहीं होनी चाहिए। लेकिन वो बोल रहे हैं कि भारत के बाहर प्रकाशित हो चुकी हैं और वहाँ से अगर लाए हैं, अगर वो प्रकाशित हो चुकी हैं और अगर लाए हैं, तो भी इसमें मैं आपको बताऊँ कि ऑफ़िशियल सीक्रेट एक्ट जो हैं, वो इसके ऊपर लग सकते हैं। वैसे जो आपने एफआईआर की बात बताई तो एफआईआर तो बिल्कुल 8 तारीख को हुई है। शिशिर विघ्नेश जो कि भाजपा के कार्यकर्ता भी हैं और उन्होंने इससे पहले राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर भी एक फरियाद दर्ज करवाई थी यस। और इसका केस भी चला था। सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए भारत सरकार को भी नोटिस दिया था कि आप इसके ऊपर अपना उत्तर दें। क्योंकि उन्होंने ये बोला था कि कुछ तो ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जो उनके पास हैं, शिशिर विघ्नेश के पास हैं और भारत सरकार को भी ये सब पता है, ऐसा कुछ तो था। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसके बाद क्या हुआ ये इसकी जानकारी अभी पूरी मेरे पास नहीं है, परंतु शायद सरकार ने ये कहा था कि इसमें हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट है या नहीं है, ऐसा कुछ तो आया था और उस केस में फिर आगे क्या होने वाला है वो जानकारी तो है। हुँ। परंतु शिशिर विघ्नेश जो हैं उन्होंने एफआईआर तो दर्ज करवा दी। यस। उन्होंने ये भी माँग की है कि पेंगुइन जो इस पुस्तक के प्रकाशक हैं, उनके ऊपर भी कदम उठाए जाएँ। उन्होंने कहा था उनकी ये जो माँग है, उन्होंने जो एफआईआर दर्ज करवाई है, मैं आपको बताऊँ कि वो जो एफआईआर दर्ज हुई है, वो ऑफ़िशियल इसके अंदर जो एक्ट लगे हैं, जो कलम इसके अंदर लगाई गई हैं, वो अ, ऑफ़िशियल सीक्रेट एक्ट 1923 की
सेक्शन 3, 5, 6, 7, 6 और 9 ये सेक्शन उसमें लगे हैं। और जो इसके बाद 2023 में जिसे लाया गया 24 के बाद भारतीय न्याय संहिता बीएनएस इसके सेक्शन इस 61 147, 148, 152, 197 और 353 ये सेक्शन के तहत ये एफआईआर दर्ज हुई है। इसमें कुल मिलाकर अगर हम देखें तो ये कहीं न कहीं राष्ट्रद्रोह की बात आती है। कोई भी डॉक्यूमेंट जो भारत की सुरक्षा से के लिए आपत्तिजनक है, उसको न केवल सार्वजनिक करना या फिर कहीं देना, अपने पास रखना भी अपराध है इस सेक्शंस के अंतर्गत। तो ये शिशिर विघ्नेश ने करवाई। प्रश्न यहाँ पर ये है कि राहुल गांधी ने अगर उनके पास ये किताब है, तो उन्होंने संसद में इस किताब को कोट करना चाहिए। अगर सच में उनके पास जो वो खाका लेकर घूम रहे थे, वो खाका अगर किताब ही है, तो उसको खोल के उसमें से उस पन्ने को उनको पढ़ना चाहिए था संसद में। क्योंकि संसद में उन्होंने जो कोट किया वो मैगज़ीन को कोट किया। यस। पुस्तक को जब अध्यक्ष जी ने ये कह दिया, स्पीकर ने कह दिया कि भई ये पुस्तक अभी अभी प्रकाशित नहीं हुई, आप नहीं बता सकते। तो उन्होंने फिर उनके पास एग्री। पुस्तक ही थी तो पुस्तक से ही बोलना चाहिए था कि नहीं मेरे पास है, तो मैं इसी से ही बोलूँगा। उन्होंने ये आग्रह करना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। उन्होंने फिर तुरंत बोला कि मैं मैगज़ीन से कोट करता हूँ। बार-बार बताया गया तो फिर भी उन्होंने जो पुस्तक को पढ़ना था वो नहीं पढ़ा। बाहर आकर उन्होंने कुछ पढ़ा। अब इसमें ये बात जो है राहुल गांधी ने जो किया उसमें ये है कि संसद में अगर आप कुछ बोलते हैं, तो वो बिना किसी एविडेंस के आप बोल नहीं सकते। क्योंकि वो वहाँ पर सारी चीज़ें जो हैं, सारी बातें आपने एक अक्षर भी बोला है, तो वो दर्ज होता है। वो ऑफ़िशियल हो जाता है। तो यस। वहाँ पर वो नहीं बोले। दूसरी बात वहाँ पर तो उनको ख़ैर देखने चाहिए तो इम्यूनिटी भी थी उनके पास। क्योंकि अगर आपने संसद में कुछ बोला है तो उसके ऊपर संसद में बोली गई किसी भी बात के ऊपर संसद के बाहर कोई केस दर्ज नहीं होता। तो उनके पास अगर पुस्तक था तो वो बोल सकते थे, उन्होंने नहीं बोला, क्योंकि पुस्तक अप्रकाशित। तो इसमें अगर अप्रकाशित पुस्तक जो प्रकाशित ही नहीं हुई, ऐसी पुस्तक अगर राहुल गांधी के पास आ गई हैं, तो स्वाभाविक रूप से जो इसके प्रकाशक हैं, पेंगुइन के ऊपर भी प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं। शिशिर विघ्नेश ने ये भी मांग की है कि पेंगुइन के ऊपर भी एक्शन लिए जाए। प्रश्न यहाँ पर ये भी है कि अगर ये पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई है, राहुल गांधी कुछ बोल रहे हैं, तो सरकार ने इसके ऊपर अभी तक कोई एक्शन क्यों नहीं लिया है? यस, यस। राइट। शिशिर विघ्नेश को क्यों जाना पड़ा? वास्तविक स्थिति अगर देखें तो सरकार को ही ले लेना चाहिए था। हो सकता ये है सरकार लेने के विषय में विचार कर रही हो, वो कुछ सबूत या अपने जो भी अपने संविधान निष्णात होंगे उनके साथ चर्चा भी चल रही होगी कि इसमें आगे क्या हो सकता है। परंतु अब तक तो सरकार की ओर से कोई एक्शन आया नहीं। शिशिर बिल्कुल। विघ्नेश ने करवाई हैं। तो अगर ऐसा है, मैं आपको एक बात बता दूँ यहाँ पर कि जो जिस बात को लेकर ये बोल रहे हैं, उन्होंने जैसे आपने भी बताया कि संसद के बाहर आकर वो बोल रहे थे, "जो उचित समझो वो करो।" ये हुँ। जो उन्होंने ये कोट उठाया वहाँ से, तो ये तो बिल्कुल है एमएम नरवणे जी ने मैं आपको बताता हूँ, ये 12 अक्टूबर इंडियन एक्सप्रेस ने जिसको रिपोर्ट किया, हुँ। उसमें जो क्या कहा है वो मैं बता देता हूँ कि जो उचित समझो वो करो। इसका अर्थ नरवणे जी ने जो वहाँ पर बताया था, जो बातचीत करते वक़्त वो ये था कि कार्रवाई करने की उनको खुली छूट मिली थी। ये छूट क्या थी कि अगर गोली चलती नहीं भी है, तो भी आप टैंक लेकर जा सकते। राइट। तो उनको परिस्थिति के अनुसार जो भी उचित है, वो एक्शन लेने के लिए उनके हाथ खोल दिए गए। हुँ। ये
पूर्व आर्मी चीफ ने ही बताया है। तो ये अब यहाँ पर जो है वो इंटरप्रिटेशन के ऊपर राहुल गांधी जी पूरा अपना नैरेटिव गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कि यस, जो उचित समझो वो करो, मतलब राहुल गांधी ये उसका ये अर्थ कर रहे हैं कि उनके हाथ बांधे, जबकि जिनकी ये किताब को वो कोट कर रहे हैं, वो पूर्व आर्मी चीफ किताब को लिखने वाले ही सार्वजनिक रूप से ये कह रहे हैं कि हमको तो खुली छूट मिली थी कि आपको जो भी उचित समझो आप करो। अगर आपको गोली चलानी पड़ती है तो भी चलाइए, अगर आपको टैंक लेकर जाना पड़ता है तो भी लेकर जाइए। इतनी खुली छूट मिली थी, ये उन्होंने ओपन फोरम में ये बोला हुआ है। तो राहुल गांधी जो कर रहे हैं ये स्वाभाविक रूप से देश को नीचा दिखाने की एक कोशिश है। देश की जो निर्णय प्रक्रिया है उसको, मतलब राष्ट्र हित में, राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में जो निर्णय प्रक्रिया है उसको सार्वजनिक करने की कोशिश कर रहे हैं। जो जिस संवैधानिक पद पर वो बैठे हैं अभी, वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनकर जहां पर बैठे हैं, वहां पर उनसे देश अपेक्षा नहीं करता कि इस प्रकार की वो कोई भी क्रिया करे, कोई भी कदम उठाए, ये अपेक्षा नहीं करता। देश अपेक्षा नहीं करता। राहुल गांधी की बात अलग है। वो सत्ता के लिए, अगर मैं 2014 से लेकर 2019 के बाद उनके जो एक्शंस आते गए हैं, जो पॉलिटिकल एक्शंस उनके हैं, उनको अगर आप देखती हैं तो वो सत्ता से विमुख होने के बाद उनकी जो सत्ता पाने की छटपटाहट जो दिख रही है, उसमें वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं, ऐसा दिख रहा है। यस। सो दूसरी बात ये है सर कि हम सभी लोग एज कॉमन पीपल हम सम्मान करते हैं हमारे सेना का, सेना अध्यक्ष का। लेकिन सर ताज्जुब की बात हमको ऐसा लगती है कि जो जनरल नरवणे साहब है, उनका कोई भी बयान नहीं आया है जो भी राहुल गांधी बोल रहे हैं उसके लिए। तो ये भी एक आश्चर्य की बात है सर, क्यों नहीं दिया उन्होंने बयान कि नहीं, नहीं ऐसा नहीं है, या फिर मैंने किताब दी, या फिर मैंने अवेलेबल करके दी, या मैंने नहीं दी, जो कुछ भी है। तो एटलीस्ट हमारे मन में जो कॉमन लोग हैं, उनके मन में जो एक डाउट क्रिएट हो जाता है, वो नहीं होता। देखिए, इस बारे में मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि पूरे विश्व में प्रोफेशनलिज्म की जब बात आती है, आर्मी और प्रोफेशनलिज्म, सिक्योरिटी फोर्सेस एंड प्रोफेशनलिज्म की जब बात आती है, तो भारत की सेना एक अव्वल दर्जे पर बैठी है वो। बिल्कुल। भारतीय सेना के प्रोफेशनलिज्म के ऊपर विश्व में कोई भी व्यक्ति, मैं कोई भी व्यक्ति बोल रहा हूँ, केवल विशेषज्ञ की बात नहीं कर रहा हूं, मैं किसी भी व्यक्ति की बात कर रहा हूं, प्रश्न चिन्ह नहीं कर सकता। इतनी प्रोफेशनल है। अब इस प्रकार से और प्रोफेशनलिज्म के इस बड़े वातावरण से निकलकर आने के बाद स्वाभाविक रूप से पूरा देश, वैसे अगर मैं मेरा नैरेटिव, मेरी बात बताऊं तो जो नरवणे जी कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। क्योंकि पूरा जो मामला है वो राहुल गांधी ने इसको पॉलिटिसाइज कर दिया है, हुँ, राजनीतिक बना दिया है। अगर पूर्व सेनाध्यक्ष अगर कुछ बोलते हैं तो उसके पॉलिटिकल व्यूज निकाले जाएं। बिल्कुल। तो उन्होंने उन्होंने क्योंकि वो पॉलिटिक्स के व्यक्ति हैं नहीं, तो उन्होंने, वो आर्मी के व्यक्ति हैं, तो आर्मी का जो प्रोफेशनलिज्म है, उन्होंने उसी प्रोफेशनलिज्म को रिटायर्ड होने के बाद भी मेंटेन किया है। ये बिल्कुल, बिल्कुल सैल्यूट करने के लायक, क्योंकि यस, इतना अगर विवाद होता है, पुस्तक उन्होंने लिखी है, उसी पुस्तक को कोट करके कोई विवाद खड़ा कर रहा है, तो उनको आना चाहिए, लेकिन वो प्रोफेशनलिज्म को मेंटेन कर रहे हैं। क्योंकि जिसने इस पुस्तक को कोट करके जो नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश की है, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े। बिल्कुल। तो इस मामले में पूर्व आर्मी चीफ का जो भी स्टैंड है, वो सराहनीय है। उन्होंने बिल्कुल, मैं ऐसा मानता हूं व्यक्तिगत रूप से, कि उनको बिल्कुल इस मामले में अपना कोई भी स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए। या क्योंकि यस, अगर ऐसा हुआ, ये चाहते हैं, अगर आप वन स्टेप अहेड जाएंगे, थोड़ा सा ड्रिल डाउन करेंगे, तो राहुल गांधी का जो ये स्टेप है, जो ये पूरा नैरेटिव गढ़ने की वो जो कोशिश कर रहे हैं,
आप और हम जानते हैं कि जनरल वीके सिंह के ऊपर एफआईआर हो चुकी थी, उनकी पुस्तक के हम्म, ऊपर। हम्म, तो आर्मी चीफ के ऊपर एफआईआर करना, उन पर केस करना, आर्मी को पॉलिटिसाइज करना, इसमें कांग्रेस को महारत हासिल है, ऐसा मैं मानता हूँ। यस। तो ये फिर से ये वही कोशिश की जा रही है कि आर्मी को कैसे पॉलिटिक्स के अंदर घसीटा जाए, आर्मी में पॉलिटिक्स ली जाए, क्योंकि आपको पता होगा इससे पहले भी आर्मी के विषय में बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स ये बोल चुके हैं कि इसमें किस जाति के कितने लोग हैं, कितने मुसलमान हैं, अल्पसंख्यक कितने हैं, इसकी बातें की जा चुकी हैं। आर्मी कभी भी, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस ने, सुरक्षा बलों ने कभी भी इस मामले में अपनी बात नहीं की, क्योंकि वो प्रोफेशनल है। वहां पर उनकी प्रायोरिटी जो है वो पॉलिटिक्स नहीं है। ये उन्होंने लगातार ये साबित किया है कि हम केवल और केवल भारत की सीमाओं की सुरक्षा, भारत की सुरक्षा के साथ हमारी प्रायोरिटी है और हम उसी प्रायोरिटी के साथ जुड़े हैं, वहीं पर ही रहेंगे, हम वहां पर नहीं आएंगे जिस कीचड़ में आप आर्मी को घसीटना चाहते हो। राइट। यस सर। आर्मी चीफ का जो स्टेटमेंट नहीं करना, ये उचित है, उनको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये आर्मी की जो गरिमा है, भारत का प्रत्येक व्यक्ति, आप और मैं भी उसमें हैं, जो आर्मी को सैल्यूट करते, इसका कारण जो है वो यही है कि आर्मी प्रोफेशनल, उनकी हम्म, प्रायोरिटी भारत की सुरक्षा, उनकी प्रायोरिटी भारत के शत्रुओं को नश्यत करना है, उनकी प्रायोरिटी जो है वो सीमाओं की सुरक्षा करना है, ना कि पॉलिटिक्स करना। तो यस। स्वाभाविक है, जिनकी प्रायोरिटी केवल पॉलिटिक्स करना है, जिनकी प्रायोरिटी में सत्ता पाना है, ऐसे लोगों को आर्मी के लोग कभी भी किसी भी प्रकार की अहमियत नहीं देंगे, और न अतीत में कभी दी है, ना वर्तमान में दे रहे हैं। ये पूर्व आर्मी चीफ ने जो दिखाया है वो यही है। और मैं मानता हूं ना भविष्य में आने वाले समय में भी कोई भी आर्मी का व्यक्ति ये करेगा। यस। ये अलग बात है, अगर वो पॉलिटिक्स से जुड़ जाते हैं, तो वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी की जो लाइन रहती है उसमें रहकर बात करेंगे, वो अलग बात है। अगर वो पॉलिटिक्स से जुड़ते हैं, जैसे जनरल वीके सिंह जो हैं वो पॉलिटिक्स से जुड़े, वो मंत्री भी रहे। कांग्रेस में भी बहुत सारे आर्मी के ऑफिसर्स हैं जो टेलीविजन पे आते हैं, कांग्रेस का पक्ष भी रखते हैं, तो उनकी बात अलग है। जब वो पॉलिटिक्स में आ चुके हैं तो बात अलग है। अगर वो पॉलिटिक्स में नहीं आए हैं, तो वो आर्मी प्रोफेशनल हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस, सुरक्षा बल प्रोफेशनल हैं, और वो उस प्रोफेशनलिज्म की, उनकी जो गरिमा है जिसके लिए पूरे विश्व में जाने जाते हैं, इन इस गरिमा को वो नीचा नहीं होने देंगे। ये बिल्कुल सही है। यस सर। और सर अभी मेरा एक आखिरी सवाल ये है कि सर अभी राहुल गांधी के ऊपर जब एफआईआर दर्ज हो चुकी है तो ये तो लंबा चलेगा। इसके पहले भी उनके खिलाफ काफी सारी घटनाओं से जुड़कर एफआईआर दर्ज हुई है। गलवान घाटी में जो हुआ, जो उनके बयान आए थे राहुल गांधी के, उसके ऊपर एफआईआर हुई और सुप्रीम कोर्ट से फिर उन्होंने माफी मांगी। तो सर कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है कि राहुल गांधी को पता है मेरे ऊपर बहुत सारी एफआईआर दर्ज हो जाती है लेकिन होता कुछ नहीं है। आखिर में सुप्रीम कोर्ट मुझे क्या बोलते हैं उसको, एफिडेविट लिखने के लिए बोलती है कि माफी मांग लो, और मैं उस तरह से करके छूट जाता हूँ। तो सर क्या उनके मन में ये डर नहीं है रहा कि कानूनी कार्रवाई भी उनके ऊपर हो सकती है? देखिए, इसमें ऐसा होता है कि पॉलिटिक्स को जहाँ तक मैं जानता हूँ, आपके ऊपर अगर पुलिस में कोई एफआईआर दर्ज नहीं है, तो आप पॉलिटिशियन नहीं है। यस। ये होना आवश्यक है। यस। तो मैं कुछ ऐसे पॉलिटिशियंस भी होते हैं, जिनको ये थोड़ा पता होता है, तो वो ऐसा जानबूझकर ऐसा एक्ट करते हैं ताकि उनके ऊपर कोई पुलिस में कंप्लेन हो जाए। हम्म, तो इसको वो, मतलब ये उनके लिए ये गौरव का विषय हो जाता है। वो ये मानते हैं कि देखिए, जनता का प्रश्न उठाते समय मेरे ऊपर पुलिस केस तक हो गया था। ये इसको गौरव की बात मानते हैं। हालाँकि पुलिस केस होना या कोर्ट में जाना, ये भारत के संस्कारों में उसे उचित नहीं माना जाता। बिल्कुल। आपके ऊपर किसी भी प्रकार का आपराधिक केस दर्ज है, किसी भी प्रकार से आपको पुलिस, वैसे आप अगर देखने जाइए तो सामान्यतः घरों में ऐसी बात होती है कि पुलिस से दूरी रहो। हम्म,
यस, कोर्ट से दूर ही रहो, ये मान्यता है। ये बात ये नहीं है कि लोग डरते हैं, वहां पर जाना अच्छा नहीं माना जाता। अच्छे लोग, सज्जन लोग, जिनकी इज्जत होती है, ऐसे लोग, समाज में जो प्रतिष्ठा होती है, ऐसे लोग इन सब झमेलों में नहीं जाते, ऐसा मानना है। अगर पुलिस स्टेशन या कोर्ट में जाना हुआ तो अपनी प्रतिष्ठा को हानि होती है, ऐसा सामान्य लोगों में मानना है, जबकि पॉलिटिक्स में इससे बिल्कुल उल्टा है। आपके ऊपर पुलिस केस हुआ है, कोर्ट में केस चल रहा है, तो प्रतिष्ठा बढ़ती है। अब देखिए, सजा-याफ्ता होने के बाद भी अब यस, देखिए, तेजस्वी यादव हैं, राहुल गांधी ये जामीन पर हैं, जमानत पर हैं वो। नेशनल हेराल्ड केस में वो और सोनिया गांधी दोनों जमानत पर हैं। लालू प्रसाद यादव जी तो खैर उनको वो तो अपराधी साबित हो चुके हैं, वो भी जमानत पर बाहर हैं। राबड़ी देवी जी पर भी हैं, तेजस्वी यादव पर भी हैं। यस, तो इनके लिए ये नई बात ही नहीं। इनको पता है कि हमारे पास बड़े-बड़े वकील हैं, कांग्रेस में भी हैं, अभिषेक मनु सिंह भी हैं, कपिल कपिल सिब्बल सिब्बल, जी हुआ करते थे। वो आज भी कांग्रेस के केस वैसे लड़ेंगे, मना तो नहीं करेंगे। बड़े-बड़े वकील हैं, जाएँगे, जमानत ले आएँगे, अच्छी-अच्छी दलील करेंगे वहां पर और फिर छूट जाएँगे, छुड़वा लेंगे। ये इनको पता होता है। और राइट, अगर अपराध साबित भी हो गया, तो भी क्या है, जब हमारी सत्ता आएगी, तो केस ही हटा देंगे, यस, होता है। तो ये जो पूरी बात है, ये इसको अगर आप एक सेंटेंस में, एक लाइन में अगर कहना चाहे, तो ये संविधान के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है। नहीं होना चाहिए, किसी को भी नहीं करना चाहिए। यस सर, राइट, कोर्ट में ये कोर्ट का बोझ बढ़ता है, पुलिस का बोझ बढ़ता है, जनता के कार्य के ऊपर उनका जो कंसंट्रेशन होना चाहिए, इसके बजाय ये जब आते हैं, तो उनके लिए फिर उनको सुरक्षा की व्यवस्था करना, ये करना, उनको ध्यान रखना, इन सब के पीछे उनके बहुत सारे ह्यूमन डेज़ चले जाते हैं, ह्यूमन आवर्स चले जाते हैं। इनको ये नहीं करना चाहिए, इससे बचना चाहिए। राइट। ये तो तो ऐसे सर एक्ट भी नहीं करने चाहिए जिसकी वजह से इस प्रकार से कोई आपके ऊपर आपराधिक मामले दर्ज हों, जिसके पीछे फिर पुलिस को लगना पड़े, फिर कोर्ट को लगना पड़े, समय बर्बाद हो, फिर आप वैसे भी तो आपके वकील आपको छुड़ाने ही वाले हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। राइट। तो एनीवे सर, थैंक यू वेरी मच। आप ने अच्छे से सारा समझा, या जो डाउट्स थे एज अ कॉमन पर्सन, और समय निकाल कर आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए हम धन्यवाद देना चाहेंगे। सभी दर्शकों को कहेंगे कि हमारा ये वीडियो ज़रूर देखिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद सर, जय हिंद, वंदे मातरम। जी, धन्यवाद वर्षा जी, जय हिंद, वंदे मातरम।